मुजफ्फरगढ़ के इलाके शाहजमाल में एक ऐसी 20 साला लड़की को देखा है जिसने शादी के बाद एक दिन भी सुकून का नहीं गुजारा। एक दिन शब्बीर ने देखा कि एक माह की बेहाता नुसरत अपने मजदूर शौहर से लड़ाई कर रही थी। शब्बीर ने जब कान लगाकर दोनों की बातें सुनी तो शब्बीर को लगा कि नुसरत बीबी अपने शौहर के साथ किसी दूसरे घर में जाना चाहती थी। हाँ भाई, क्या कह रही है तू? मैं कह रही हूँ मुझे अपने साथ लेके चलो, यहाँ मेरा अकेले दिल नहीं लगता। अरे अक्कल की बात कर, मैं सरगोदा में मजदूरी कर रहा हूँ। अरे वहाँ रहने का कोई ठिकाना नहीं है, कैसे रहेगी, कहाँ रहेगी? अच्छा ये बता, यहाँ कोई तकलीफ है तुझे? ये बात तो अपनी अम्मा से पूछो ना, हर वक्त मेरे पीछे पड़े रहती है वो। पता नहीं कहती है कि किसी आसेब के कब्जे में हूँ मैं। ये अम्मा ने क्यों कहा? ये बात तो उनसे पूछो ना, उनको पता होगी। फजूल में कल भी सारे काम निपटा के अच्छा खासा आके बैठी थी, सर पे आके खड़ी हो गई कि बाल खोल के क्यों बैठी? अरे भाई मेरी मर्जी, मेरे बाले में खोल के बैठूं, बांध करके बैठूं, लेकिन नहीं, बस इतना बोला तो नाराज हो गए और बातें सुनाती हुई चली गई। हाँ तो अम्मा सही तो कहती है, तू हर वक्त अम्मा के साथ बदतमीजी करती रहती है, जबान चलाती रहती है। हाँ तो क्या करूं, तुम बता दो। भाई मुझे नहीं पता, मैंने कह दिया मुझे अपने साथ लेके चलो, वरना मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रुकूंगी। अरे कुछ तो अकल की बात कर, पागल कहीं की, कैसे रहेगी वहाँ? कुछ हालात बेहतर होने दे, फिर तुझे ले जाऊंगा, ठीक है? अब तो खुश है ना? पता नहीं, खाना लेके आऊं? अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है? बहुत जोर से भूख लग रही है, जल्दी लेकर आ जा, जा। नुसरत और अकरम की एक माह पहले शादी हुई थी। अकरम दूसरे शहर में मजदूरी करता था। बहू और बेटे के दरमियान थोड़ी बहुत चुपकलिश देखकर नुसरत की सास को यकीन हो गया था कि उसकी बहू पर किसी आसेब का साया था। वो रोजाना कहीं ना कहीं से कोई ताबीज लाकर बहू को पहना देती, जिस पर उसकी बहू जलती और कुर्ती रहती। शब्बीर ने देखा कि एक दिन नुसरत कपड़े धो रही थी कि उसकी सास दबे पांव उसके पीछे आकर खड़ी हो गई और मुंह ही मुंह में कुछ पढ़कर उस पर दम करने लगी। नुसरत ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने एक अदद तावीज बहू को थमा दिया। ये क्या है अम्मा? तावीज है, पहन लो, मजार वाले बाबा से लेके आई हूँ। लेकिन मैं ये क्यों पहनूं? मुझे क्या हुआ है? जबान नहीं चला ज्यादा मेरे सामने, जो मैं कह रही हूँ वही करो। अम्मा मेरा दिमाग मत खराब करो, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, मुझे कुछ नहीं हुआ है। अच्छा तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना मुझ पर? मैं कल मजार वाले बाबा को लेके आऊंगी, अगर उसने कह दिया कि तुम्हें कुछ है तो फिर तो पहनना पड़ेगा तुम्हें। मेरा दिमाग खराब मत करो, मुझे पागल नहीं बनाओ, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। मैंने कह दिया ना, मैं नहीं पहनूंगी तो नहीं पहनूंगी। क्यों कही? बहू अपनी सास की बात सुनी अनसुनी करके वहाँ से पांव पटकती हुई उठी और अलगनी पर कपड़े डालने लगी। इस वाक़े के बाद एक दिन शब्बीर ने देखा कि अकरम की 20 साला बीवी सब्जियां खरीद कर लौट रही थी कि एक शख्स ने उसे देखकर मोटरसाइकिल रोक दी। बात सुन, तू अकरम की गुरु है ना? हाँ हाँ, तुम कौन? नहीं कुछ नहीं, अकरम की माँ ने बताया था तेरे बारे में। किसी दिन आओ ना अपनी सास के साथ मेरे आस्थाने पर, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, शराफत से यहाँ से चले जाओ, वरना सबको शोर करके बुला लूंगी। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। मर्जी है तेरी, नेकी का तो जमाना ही नहीं है, नेकी करो और बात सुनो। ये अजनबी शख्स मोटरसाइकिल लेकर चला गया और अकरम की बीवी इंतहाई गुस्से के आलम में घर में दाखिल हुई और सब्जियों का थैला एक तरफ फेंक कर अपनी सास पर चढ़ दौड़ी। आज तो इनको मैं मजा चका के रहूंगी। अम्मा अम्मा आ जाए आप। क्या हो गया है? क्यों कयामत मचा के रखी हुई है? क्या हरकतें करती फिर रही हो तुम ये सब जगह? क्या हो गया? कौन है वो जिसको तुमने मेरे बारे में बताया कि मुझ पर आसेब है? अरे आमिर साहब मिले थे। अरे लड़की तौबा तौबा कर, तू खुश नसीब है, दीदार हो गए, वरना वो किसी से नहीं मिलते। उफ तौबा, तुम्हारी आंखें और दिमाग दोनों खराब हो चुके, इलाज करवाओ इनका। पता नहीं कहाँ से तुम्हें वो आमिर साहब लगते हैं, शक्ल से चोरों बदमाश लगता है एक नंबर का। और अगर आइंदा से तुमने मेरे सामने उसका नाम लिया ना तो फिर देखना मैं क्या करती हूँ। फजूल में आमिर बाबा। क्या हो गया इस लड़की को? बहू गुस्से में अपने कमरे में चली गई और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। नुसरत की मुबैना जबान दराजी देखकर उसकी सास को बाकायदा यकीन हो गया था कि उसकी बहू पर कोई साया था और इस जादू के तोड़ के लिए वो अपनी बहू को बीर इकबाल के पास ले जाना चाहती थी।
क्या हुआ बेटा? अम्मा दर्द से सर फटा जा रहा है। देखा, मैंने कहा था ना, पीर साहब को बुरा भला बोलने का ये अजाब है। अम्मा वैसे ही सर फटा जा रहा है और तुम दिमाग खराब कर दो मेरा। मैं सर फोड़ लूंगी अपना। उफ, तौबा तौबा। नुसरत की सास अपनी बहू का गुस्सा देकर खौफजदा हो गई थी और अब इसे पूरा यकीन हो गया था कि उसकी बहू किसी जिन्नात के जेर असर थी। शब्बीर ने देखा कि नुसरत की सास जाली पीर इकबाल के आस्थाने पर पहुंच गई थी। पीर के हाथों में नकली तस्बीर थी और वो इस तरह जाहिर कर रहा था जैसे वो बहुत पहुंचा हुआ बुजुर्ग था। और अकरम की माँ कैसे आना हो? घर में बहू बेटा तो ठीक है ना? हाँ बेटा तो ठीक है, मगर आजकल बहू ऐसी हरकतें करने लगी है, मुझे लगता है कुछ जादू हो गया है। ना ना, आजकल जादू टोने नहीं होते। बहरहाल बहू को ले आना, अगर कोई भूत परीत हुआ तो मैं उतार दूंगा। मगर वो बहू यहाँ आने के लिए तैयार ही नहीं होगी। खैर ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है, तुम उसे प्यार से समझाओ, मान जाएगी। और हाँ, मैंने जो तुम्हें पढ़ने के लिए दिया था वो पढ़ के दम कर रही हो ना उस पर? जी जी आमिर साहब, वो मैं दम कर रही हूँ। नुसरत की सास बहला फुसलाकर एक दिन अपनी बहू को जाली पीर के आस्थाने ले गई ताकि अमलियात के जरिए बहू को निजात दिलाई जा सके। शबीर को मालूम हुआ है कि जाली पीर ने मुबैना तौर पर एक माह की दुल्हन को एक कमरे में बंद करके बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया था और गर्म रॉड से उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से दागा। नुसरत को इंतहाई जख्मी हालत में अस्पताल दाखिल करा दिया गया था। फिर जब वो अपने घर लौटी तो उसने अचानक जहर पीकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर दिया। शब्बीर ने तहकीकात की तो पता चला कि जिस दिन जाली पीर नुसरत को बाजार में टकराया था उसी रोज उसकी नीयत में फतूर आ गया था और जब उसे मौका मिला तो उसने जिन निकालने के बहाने एक माह की 20 साला दुल्हन की बेहुरमती की और उसके एहतजाज पर उसे शदीद तशद्दुद का निशाना बनाकर सास के हवाले कर दिया था। ये हाथ की में सड़े ये छुरी जरा नहीं है कपाट ये कहाँ लगी है छुरी? वहाँ पे इकबाल। ये कौन है? जी ये कौन है? कौन? यहाँ पे इकबाल। जान है। ये असल फुटेज की कुछ झलकियां सी हैं जिनमें नुसरत की सास और नुसरत के रिश्तेदारों को देखा जा सकता है। शब्बीर को मालूम हुआ है कि पुलिस ने वाकये का मुकदमा दर्ज करके जाली पीर की तलाश शुरू कर दी थी। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। अभी 1-1.5 माह पहले शब्बीर को एक गुमनाम खत मौसूल हुआ जिसमें लिखने वाले ने जो अपनी आपबीती सुनाई थी इस पर मुश्किल ही से यकीन किया जा सकता था। खत में जो कहानी लिखी गई थी वो कुछ इस तरह थी। शब्बीर भाई, मेरी आपसे हाथ जोड़कर दरख्वास्त है कि मेरी मदद करो। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे साथ बहुत ज्यादती हुई है। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं किसी भी दिन मौत के मुंह में चला जाऊंगा। शब्बीर ने इंतहाई शिकस्ता राइटिंग में लिखे गए खत का इब्तिदाई हिस्सा पढ़ा तो उसे तशवीश लाहक हुई कि आखिर खत लिखने वाले को कौन सी ऐसी परेशानी लाहक थी कि वो मौत की बातें कर रहा था। शब्बीर ने पूरा खत पढ़ने से पहले जो 3 सफ़ात पर मबनी था उसके आगे पीछे लिखी हुई तहरीर खंगाल डाली जिसके कोने पर खत लिखने वाले ने अपना नाम अनवर जाहिर किया था मगर कोई फोन नंबर या पता दर्ज नहीं किया था। शब्बीर ने नामुकम्मल मालूमात होने की वजह से खत एक तरफ रख दिया मगर कुछ ही दिनों बाद शब्बीर के नाम लिखे गए सैकड़ों खतूत की छांटी के दौरान वही खत फिर सामने आ गया और शब्बीर ने एक सांस में पढ़ता चला गया। कहानी सच या झूठ लेकिन कुछ इस तरह थी। खत के मुताबिक यौमिया उजरत पर काम करने वाला अनवर नामी शख्स एक दिन मेहनत मजदूरी से फारिग हुआ तो अपनी थकन उतारने के लिए एक ढाबे पर बैठ गया। वो सबसे अलग थलग, उदास और खामोश बैठा था और सामने बैठा हुआ एक शख्स जो शक्ल सूरत से एक हमदर्द किस्म का इंसान दिखाई दे रहा था उठकर अनवर के पास आ गया।
नामालूम शख्स पानी पीने के लिए अनवर के साथ ही बैठ गया। एक बात पूछूं आपसे? जी पूछे। काफी देर से देख रहा हूँ कि आप कुछ परेशान से लग रहे हो। सब खैरियत तो है ना? बस भाई, दुख परेशानी तो जिंदगी के साथ चलते रहते हैं। अब किसी को क्या बताऊं? हाँ भाई, ये दुनिया बहुत बुरी जगह है। कोई किसी से पूछता नहीं कि वो किस हाल में है। बस भाई, क्या किया जा सकता है, सब तकदीर का लिखा है। आप क्या यहीं रहते हो? जी, वो ये रोड पार करके आगे मेरा घर है। देखो, अगर मेरे लायक कोई खिदमत हो तो मुझे बता दो, शायद मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं। नामालूम शख्स की हमदर्दी देखकर अनवर का दिल भर आया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो आंसुओं को छुपाने की कोशिश करने लगा। देखो मेरे दोस्त, मैं भी तुम्हारी तरह गरीब आदमी हूँ। हिम्मत हारने से कुछ नहीं होता। मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ। क्या बताऊं भाई, सारा दिन मेहनत मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से घर का चूल्हा जलता है। 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। बहन की शादी तय हो गई है और ससुराल वाले जहेज का मुतालबा कर रहे हैं। एक माँ है, वो भी बीमार रहती है। समझ में नहीं आ रहा यार, क्या करूं? या वो क्या नाम बताया था आपने? अनवर। हाँ, अनवर। एक बात कहूं, मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे एक बार ऐसी परेशानी से निकाला था। अच्छा, कैसे? मेरा छोटा बेटा बहुत बीमार था। मेरे पास इलाज के लिए पैसे भी नहीं थे। तो मेरा दोस्त आया और मुझे डॉक्टर के पास लेके गया। डॉक्टर ने मुझे बहुत तसल्ली दिलाई और बहुत इत्मीनान दिलाया कि हर इंसान एक गुर्दे पे जी सकता है। मतलब आपने अपना गुर्दा बेच दिया? मजबूरी थी भाई। ऑपरेशन के दूसरे दिन मेरी छुट्टी हो गई और डॉक्टर ने मुझे 1.5 लाख रुपए दिए। इस बात को 1 साल गुजर गया। अब अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हारे सामने बिल्कुल ठीक ठाक, और मेरा बेटा भी ठीक हो गया। मतलब आपको कुछ नहीं हुआ? आपकी तबीयत वगैरह खराब नहीं हुई? मैं सामने हूँ और चाहो तो मुझसे रेस लगा लो। अच्छा। उस नामालूम हमदर्द शख्स की कहानी सुनकर अनवर किसी गहरी सोच में डूब गया। वो अपनी सोचों में खुश खुश माँ के पास पहुंचा, जो मायूसी की तस्वीर बनी हुई थी। अनवर ने माँ के सामने 1.5 लाख रुपए निकाल कर रखे और माँ को बताने लगा कि अब उसकी छोटी बहन की शादी का जहेज खरीदा जा सकेगा। अनवर बहुत खुश था और उसके कानों में शहनाई गूंज रही थी। कहाँ खो गए मेरे दोस्त? नहीं, बस वो ऐसी सोच रहा था कुछ। सोचो मत, मेरे साथ चलो उस डॉक्टर के पास। हो सकता है वो तुम्हें इससे ज्यादा पैसे दे दे। फिर शब्बीर ने अनवर और उस अजनबी शख्स को गर्मजोशी से गले मिलते देखा और फिर जब मंजर बदला तो अनवर उसी शख्स के साथ एक ऐसे घर में मौजूद था जो कुछ अस्पताल नुमा था और एक डॉक्टर अनवर से मुस्कुरा मुस्कुरा कर बात कर रहा था। देखिए अनवर साहब, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में। अब तो मेडिकल साइंस से ज्यादा तरक्की कर ली है कि गुर्दे का ट्रांसप्लांट बहुत आसान हो गया है। और वैसे भी आपके दोस्त ने बताया ही होगा कि उन्होंने खुद गुर्दा बेचकर अपने बेटे का इलाज करवाया। जी डॉक्टर साहब, वो तो आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। बस मुझे तो ये बता दें कि मुझे 1.5 लाख रुपए तो मिल जाएंगे ना? 1.5 नहीं, 2 भी मिल सकते हैं, लेकिन तुम्हारा गुर्दा देखने के बाद। हाँ तो डॉक्टर साहब, फिर देर किस बात की है, बिस्मिल्लाह करें ना। तुम इन्हें कल शाम को ले आओ, लेकिन आप एक काम करते हुए आइएगा। अपने घर वालों को कहना कि तुम 3 दिन बाद आओगे। बाकी मामला हम लोग देख लेंगे। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। कोई बात नहीं।
शदीद गुर्बत और जरूरत ने अनवर को गुर्दा बेचने पर आमादा कर लिया था। दूसरे रोज जब वो डॉक्टर के घर पहुंचा तो डॉक्टर एक और शख्स के साथ अपनी क्लिनिक में गपशप कर रहा था। वालेकुम, आइए बैठिए। ये नासिर साहब हैं, सऊदी अरब से आए हैं। इन्हीं के दोनों गुर्दे खराब हैं, आपका गुर्दा इन्हीं को लगाया जाएगा। आपके गुर्दे से इनको नई जिंदगी तो मिल जाएगी और आपकी जरूरत भी पूरी हो जाएगी। डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं और मेरे पास अल्फाज नहीं है जिनसे मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। इसका अजर तो आपको अल्लाह ताला ही देगा। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। अनवर नामी शख्स ने शब्बीर के नाम अपने खत में बताया था कि उसे अपने गुर्दे के सिर्फ 1.5 लाख रुपए मिले थे। जैसे उसकी बहन की शादी तो हो गई, लेकिन वो मुसलसल बीमार रहने लगा और उसकी अपनी जिंदगी के लाले पड़ गए। शब्बीर ने देखा कि अनवर की बहन रुखसत हो चुकी थी और रात की तन्हाई में शहनाई की गूंज में अनवर शदीद तकलीफ से तड़प रहा था। बूढ़ी बीमार माँ अपने बेटे का माथा सहला रही थी, उसे पानी पिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अनवर की तकलीफ बढ़ती जा रही थी। ये इंतहाई अलमनाक मंजर था। शब्बीर ने अनवर के खत को एक बार फिर उठाया और उसे इस तरह पढ़ने लगा जैसे वो अनवर का फोन नंबर या पता तलाश कर रहा हो। लेकिन फिर शब्बीर ने एक ठंडी आह भरकर अनवर का नामालूम खत एक तरफ रख दिया। कई दिनों तक शब्बीर के जहन पर अनवर की दर्दनाक कहानी छाई रही। शब्बीर गो मगू का शिकार था। कभी उसे कहानी पर यकीन आ जाता और कभी उसे अनवर की जहनी हालत पर शुबा होने लगता, क्योंकि शब्बीर ये सोच रहा था कि गुर्दे की मुंतकली का काम कोई कसाई तो सर अंजाम दे ही नहीं सकता और कोई डॉक्टर इतना इंसानियत सोच काम क्यों करेगा। एक दिन शब्बीर टीवी के सामने बैठा था कि अचानक एक खबर सुनकर उछल गया, जिसमें बताया जा रहा था कि FIA ने छापा मारकर एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो इंसानी गुर्दों के कारोबार में मुलव्विस है। शब्बीर हमातन गोश होकर ये खबर देखने लगा। डॉक्टर के रूम में व्यापारी इंसानी जानों का धंधा करने लगे। लाहौर की EME सोसाइटी में गुर्दों की गैर कानूनी पेमेंटकारी का गैर कानूनी धंधा उस वक्त पकड़ा गया जब हफ्ते के रोज FIA ने एक घर पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान पकड़े गए डॉक्टरों ने दौरान तफ्तीश बताया वो 9 साल से इस धंधे में मुलव्विस हैं। जब शब्बीर पर यह इंकशाफ हुआ जो गुर्दा फरोश गिरोह पकड़ा गया था उसमें 2 क्वालिफाइड डॉक्टर भी शामिल थे, तब शब्बीर को यकीन हो गया कि वाकई इंसानियत का जनाजा निकल चुका है। अचानक शब्बीर को अनवर की कहानी याद आ गई और फिर शब्बीर को अनवर की कहानी पर यकीन करना पड़ा। फिर शब्बीर सोचने लगा कि हो सकता है जिन जालिमों ने मामूली रकम देकर अनवर का गुर्दा निकाला था, हो सकता है पकड़ा जाने वाला गिरोह उन्हीं जालिमों का गिरोह हो। ये फुटेज देख लीजिए जब FIA ने एक घर पर छापा मारा था जहां खुफिया तौर पर इंसानी गुर्दे निकालकर महंगे दामों बेचे जाते थे। इसी खबर के जरिए शब्बीर पर जो मजीद इंकशाफात हुए वो ये है। डॉक्टर फवाद जिन्ने के एक जो कि सर्जन है वो EME के घर नंबर 151 DHA सोसाइटी में गैर कानूनी तौर पे इंसानी अज़ा का तबादला और ट्रांसप्लांटेशन का काम कर रहे हैं। इस इतला पर डायरेक्टर FIA पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने मेरी सरबराही में एक टीम तश्कील दी। उन्होंने मौके पे आके रेड किया और रेड के मौके पर यहाँ पे पूरा ऑपरेशन थिएटर का सेटअप इन प्लेस पाया गया। 2 डोनर्स जिनके दोनों के गुर्दे ये निकाल चुके थे वो भी मौके से बरामद हो गए और 2 जो डोनी थे रेसिपिएंट थे जो कि दोनों ओमानी नेशनल थे, जिनमें एक खातून और एक मर्द था, वो भी यहाँ पे मौके से मिल गए और 2 उनके साथ लवाहिकीन जो अटेंडेंट आए हुए थे। कुल ये 6 अफराद और कुछ डॉक्टर्स और कुछ उनका जो पैरामेडिक्स का स्टाफ था वो यहाँ पे मौजूद था। तो जो सिस्टम आप यहाँ पे सेटअप देख रहे हैं, पूरा ऑपरेशन थिएटर जो है कि घर के अंदर एक ऑपरेट ये कर रहे थे, हमने मौके से बरामद किया है। FIA ने 2 कसाई नुमा डॉक्टरों से तफ्तीश शुरू की तो गुर्दा फरोशों का पूरा नेटवर्क सामने आने लगा। कई लोग पकड़े गए जो एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे।
जरा इनकी गुफ्तगू सुन लीजिए। मतलब एक पेशेंट ने करवाया वो दूसरे पेशेंट को बता देता है, इस तरह हो जाता है। ये नहीं कि मेरे रेफरेंस से अब सारे आ जाते हैं। आपने कितने बंदों का करवाया? मैंने 3 लोगों का करवाया। और अब जरा इन्हें देखिए, ये डॉक्टर हैं और पकड़े जाने के बाद अपनी सफाइयां पेश कर रहे हैं। जरा मुलाहिजा कीजिए। अगर इस चीज का मुझे पता होना कि लीगल काम है, ठीक है, तो फिर तो मैं नहीं करूंगा। मेरे साथ तो बात ही नहीं हुई। तो बुलाने वाला कौन था आपको? बुलाने वाले एक अननोन नंबर से थे और आप अननोन नंबर पे चल पड़े? सर आशिक नाम है उनका। आप उनको जानते थे उनको? नहीं सर, मैं उनको जानता नहीं। ओहो, आप उनके बगैर जाने आप चल ये पड़े? बात दुरुस्त है। वहाँ पे जो है कुछ लोग बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि हमने यहाँ पे हॉस्पिटल बनाना है। मैंने कहा हॉस्पिटल आपने किधर बनाना है? उन्होंने कहा हमने हॉस्पिटल बनाना है, हमने जो है कि कहते हैं उधर हम सर्जरीज करेंगे वो करें, क्या आप हमारी हेल्प करेंगे? मैंने कहा कि देखें, हेल्प तो हर किस्म की हो सकती है। शब्बीर को मालूम हुआ है कि इंसानी गुर्दों की खरीदो फरोख्त के इल्जाम में पकड़े जाने वाले 2 डॉक्टरों, डॉक्टर फवाद खान और डॉक्टर अल्तमश को गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया गया था, जहां से उन्हें जिस्मानी रिमांड पर दे दिया गया। ये डॉक्टर अल्तमश जो अपने आप को बड़ा चैंपियन कहता है कि मैं ह्यूमन राइट्स का बड़ा चैंपियन हूँ, आपको पता है कि मार रोड आए दिन इसने हफ्ता ब्लॉक किया होता है और इसके काले करतूत देखो कैसे हैं कि रंगे हाथों ये वहाँ पे पकड़ा जाता है। इसकी पॉइंटेशन पे बाकी मुल्जिमों को पकड़ा जा रहा है, बाकी मटेरियल बरामद किया जा रहा है। बल्कि एक मैं आपको वाकया सुनाता हूँ कि आपकी आंखों में शायद आंसू आ जाए कि एक बच्चे को इसके एजेंट और ये मैट्रिक के बच्चे को घर से अगवा करते हैं, घर से बहाना लगा के ये लगाते हैं कि हमें एक ब्लड बोतल की जरूरत है, बच्चा आप आ जाए हमारे पास। उसको गाड़ी में डालते हैं, जब ले जाते हैं उसका गुर्दा निकालते हैं, वो बच्चे की डेथ हो जाती है, उसको लावारिस करार दे के और गुर्दा खाना में अपने कब्रिस्तान में दफन कर देते हैं और गोरखन को उसका मोबाइल दे के कहते हैं कि ये मोबाइल नकारा है, इसको फेंक देना। लेकिन उसने बाद में इस्तेमाल कर लिया, जिसमें ये नासूर माशरे के और वो गोरखन पकड़ा जाता है और कब्र खुदाई से पता चलता है कि वो बच्चे के भी गुर्दे इन्होंने निकाले थे। डॉक्टर कहलाने वाले इन मुबैना मुल्जिमान के बारे में तफ्तीशी टीम ने यह इंकशाफ भी किया है कि ये मुबैना कस्साब एक गुर्दे के 60-70 लाख रुपए वसूल करते थे और गुर्दा देने वाले को महज 75 से 1.5 लाख रुपए देकर तनख्वाह दिया करते थे। तफ्तीश में ये भी पता चला है कि इन डॉक्टरों की सरबराही में गिरोह का जाल पूरे मुल्क में फैला हुआ है। पता चला है कि FIA ने मुल्जिमान की जायदादें और बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए हैं और तफ्तीश का दायरा कार बढ़ाया जा रहा है। गुर्दों का कारोबार करने वाले इस गिरोह की गिरफ्तारी के बाद अब शब्बीर को अनवर नामी नामालूम गरीब मजदूर की तलाश है, क्योंकि अब शब्बीर को यकीन हो गया है कि अनवर इसी गिरोह के हत्थे चढ़ा होगा। शब्बीर ने अनवर नामी शख्स से अपील की है कि वो जहाँ कहीं भी हो शब्बीर से राब्ता करें ताकि अदालत में गवाही देकर इन खतरनाक कस्साब नुमा मुल्जिमान को इबरतनाक सजा दिलवाई जा सके। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि अगर आपने इंसानों के भेष में वहशी खूंखार जानवर ना देखे हों तो मुजफ्फरगढ़ में पेश आने वाला वाकया जरूर देखिए, जिसमें एक मजदूर को सरेआम वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुजफ्फरगढ़ में पेश आने वाले तशद्दुद के बदतरीन वाकये की तफसील में जाने से पहले जरा इन 2 वैशियों को देख लीजिए जो पुलिस की तहवील में है। इनमें से एक का नाम अयाज है और दूसरे का नाम शहजाद बताया जाता है। इन दोनों वैशियों ने 2-4 दिन पहले एक ऐसी हरकत की जिससे इंसानियत कांप उठी। ये वैशी जिसने अपनी नाक पर जाली पट्टी बांधकर ये तासुर देने की कोशिश की है कि वो मजलूम है, इंतहाई दर्जे का वैशी और दरिंदा साबित हुआ। इसने अपने साथियों से मिलकर शहर सुल्तान थाने की हुदूद में रहने वाले एक जमील नामी मजदूर को अपने साथियों से मिलकर चमड़े के हंटर से इस कदर मारा कि इंसानियत कांप उठी। ये दोनों वैशी जो पुलिस की तहवील में मासूम बने खड़े हैं, इस काबिल नहीं कि इन पर एक लम्हे के लिए भी तरस खाया जाए। बताया जाता है कि इन वैशियों का ताल्लुक इलाके के बासर कबीले से है, जिनके पास जमीन और जायदादें भी हैं और ताकत भी। उस दिन हुआ ये कि जमील सुबह के वक्त अपने बच्चों को मोटरसाइकिल पर बिठाकर उन्हें स्कूल छोड़ने के लिए निकला, तो न जाने क्यों उसका दिल धड़क रहा था। अभी जमील कुछ दूर ही गया था कि एक कार ने उसकी मोटरसाइकिल को साइड मारी, जिससे मजदूर जमील और उसके बच्चे गिर पड़े।
कार के साथ मुबैना तौर पर कुछ मोटरसाइकिल सवार भी थे। गरीब मजदूर अभी जमीन से उठने की कोशिश ही कर रहा था कि वैश्यों का ये टोला जमीन पर इस तरह टूट पड़ा जैसे भूखे शेर अपने शिकार पर हमला आवर होते हैं। इन भेड़िए नुमा इंसानों ने मजदूर की वहीं उसके बच्चों के सामने कमीज उतारी और फिर उस पर वैश्यों की तरह पिल पड़े। मजदूर के मेरा नाम मोहम्मद जमील है, शेख सुल्तान कोटला गांव में रहने वाला। मैं बाले को जाती है नाम सकूल अगू कार दी साइड मारे ने वाल 2 मोटरसाइकिल तो 4 इनने हाथ में को अगू पकड़ की देने बेल्ट ते नंगा कार ते बेल्ट मारे ने। बेल्ट मारने के बाद मेरा बच्चे ढाई मोटरसाइकिल कनु बाल चाग एक मेरा 3 बाल हैं पे। मजदूर को इलाके के बाज़ार गुंडों ने बदतरीन तशद्दुद का निशाना क्यों बनाया था, इसके पीछे जो भी कहानी हो वो अपनी जगह, मगर सवाल यह है कि यह वाकया पेश आया ही क्यों। इनसे मिलिए, यह है इलाके के डीपीओ साहब। इन्हें सरकार ने इसलिए मुलाजमत दी थी कि वो अपने इलाके से जराइम पेशा गुंडों का कला कमा करके शहरियों को तहफ्फुज़ फराहम करेंगे। शब्बीर ने सवाल किया है कि क्या डीपीओ साहब शहरियों को तहफ्फुज़ फराहम कर सके। पुलिस की जानिब से इस बदतरीन वहशियाना वाक़े पर जो प्रेस रिलीज जारी की गई उसको पढ़कर न तो वाक़े की संगीनी का अंदाजा होता है और न ही अवाम को ये पता चलता है कि आखिर गुंडों के खिलाफ जो दफात लगाई गई हैं उनमें दहशतगर्दी के दिफा शामिल भी है कि नहीं। शब्बीर का सवाल ये है कि मुल्क में कितने लोग इन दफात का मतलब समझते हैं। प्रेस रिलीज में साफ साफ ये क्यों नहीं बताया गया कि गुंडों पर दहशतगर्दी की दफा भी लगाई गई है। जरा डीपीओ साहब का बयान सुन लीजिए। अभी मुकदमा जो है वो दर्ज हो चुका है और 2 मुलजमान जो है मरकजी मुलजमान, जो वो ब्लैक कपड़ों वाला मुलजम आपको हटर मारता हुआ नजर आ रहा है, अयाज, और एक दूसरा 3 नामजद मुलजमान में से 2 नामजद मुलजमान जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए और मुकदमा पुलिस ने दर्ज कर लिया और तफ्तीश शुरू है। तीसरा मुलजम भी पुलिस गिरफ्तार कर रही है। इसी प्रेस रिलीज में बताया गया है कि एसपी इन्वेस्टिगेशन मुजफ्फरगढ़ इस मामले की बराह रास्त निगरानी करेंगे। डीपीओ साहब का ओहदा इस बात का मुतकाजी था कि इलाके से जराइम पेशा अफराद का कला कमा कर दिया जाता। बदतरीन तशद्दुद के बाद जानकनी की हालत में जेर इलाज मजदूर अपने जख्मों को भूलकर अपने इस बच्चे को याद कर रहा था जो मुबैना तौर पर मुलजमान अपने साथ ले गए थे। मजदूर जमील की गुफ्तगू एक बार फिर सुन लीजिए। बदतरीन तशद्दुद के बाद जाकुनी किसी हालत में जेर इलाज मजदूर अपने जख्मों को भूलकर अपने उस बच्चे को याद कर रहा था जो मुबैना तौर पर मुलजिमान अपने साथ ले गए थे। मजदूर जमील की गुफ्तगू एक बार फिर सुन लीजिए। अगू कार दी साइड मारे ने वाल 2 मोटरसाइकिल तो 4 इनने हाथ में को अगू पकड़ की देने बेल्ट ते नंगा कार ते बेल्ट मारे ने। बेल्ट मारने के बाद मेरा बच्चे ढाई मोटरसाइकिल कनु बाल चाग एक मेरा 3 बाल हैं पे। और डीपीओ साहब का इत्मीनान बख्श बयान भी एक बार और सुन लीजिए जिसमें मौसूफ फरमा रहे थे कि बच्चे के अगवा का मसला भी हल कर दिया जाएगा। अभी मुकदमा जो है वो दर्ज हो चुका है और 2 मुलजमान जो है मरकजी मुलजमान, जो वो ब्लैक कपड़ों वाला मुलजम आपको हटर मारता हुआ नजर आ रहा है, अयाज, और एक दूसरा 3 नामजद मुलजमान में से 2 नामजद मुलजमान जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए और मुकदमा पुलिस ने दर्ज कर लिया और तफ्तीश शुरू है। तीसरा मुलजम भी पुलिस गिरफ्तार कर रही है। शब्बीर ने जब सरेआम तशद्दुद के इस बदतरीन वाक़े के मुहर्रिकात और वजूहात के बारे में तहकीक की तो पता चला कि मुबैना तौर पर एक रोज कहीं गलती से मजदूर जमील ने इलाके के गुंडों को एक मुबैना और ऊंची हरकत करने पर टोक दिया था, जिसके बाद उसे इंतकाम का निशाना बनाया गया। शब्बीर को बताया गया है कि वो मुबैना ओछी हरकत ये थी कि ये गुंडे बाजार और महल्ले में आती जाती औरतों और लड़कियों के साथ मुबैना छेड़खानी करते थे। एक दिन किस्मत के मारे मजदूर से न रहा गया और उसने इन गुंडों के सामने हाथ जोड़कर इल्तिजा की कि वो ऐसी मुबैना ओछी हरकतें न किया करें। फिर क्या था, इन गुंडों ने मुबैना तौर पर जमील को डरा धमकाकर वहाँ से भगा दिया और फिर उसके जाने के बाद आपस में मिलकर इंतकामी कार्रवाई के बारे में मंसूबा बंदी करने लगे। मजदूर पर बदतरीन तशद्दुद की मुबैना वजूहात में एक बात और उड़ती उड़ती सुनी गई कि इनके दरमियान शायद किसी जमीन का तनाज़ा था। शब्बीर का कहना है कि तनाज़ा जो भी था, ये गुंडे जो थाने में मजलूम बने खड़े हैं, इनको किसने हक दिया था कि कानून हाथ में ले। जरा इस काले करतूत वाले, काले लिबास में मलबूस गुंडे और सफेद खून की तरह सफेद लिबास जेब तन करने वाले उसके साथी को एक बार फिर देख लें।
जिन हाथों में अब कानून की मुबैना ढीली ढाली जंजीर पड़ी हुई है, इन हाथों में गुरूर और ताकत के हंटर थे। इन होठों पर मादर पिदर आजाद गालियां थीं जो गरीब मजदूर को उसके छोटे छोटे बच्चों के सामने दी जा रही थी। शब्बीर ने एसपी इन्वेस्टिगेशन से मुतालिबा किया है कि इस वाक़े को रिवायती तफ्तीश का हिस्सा बनने से बचाया जाए और इसके जिम्मेदारों को कानून से कड़ी सजा दिलवाने तक चैन से न बैठा जाए और इलाका डीपीओ से भी ये तफ्तीश की जाए कि उन्होंने इलाके से आखिर गुंडा राज खत्म क्यों नहीं किया। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिख कर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।